तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप सभी एनवाइस क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री की क्लास दोस्तों आज से मैं शुरू कर रहा हूं। आपके हिस्ट्री का कोड है 315। और दोस्तों टॉपिक वाइज और दोस्तों चैप्टर वाइज जो रहेगी सारी प्लेलिस्ट बनेगी, तो उसे भी जाकर देखना। और दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर है आपका भारत के इतिहास को समझना। क्या करना? भारत के इतिहास को समझना। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो भैया। प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण के स्रोत, ठीक है ना, मतलब कि प्राचीन भारत को इतिहास को फिर दोबारा से जो बनाया गया उसकी बात। ठीक है, अब देखो क्या है इतिहास का अर्थ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जरा ध्यान दे, इतिहास शब्द का मतलब क्या था? ऐसा हुआ। क्या हुआ? ऐसा हुआ। कैसा हुआ था भैया? ऐसा हुआ था उस समय पे, है ना। तो इतिहास का मतलब क्या है? ऐसा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेजी में आप लोगों को पता है, बच्चों का पता है कि इतिहास को हम हिस्ट्री कहते हैं, है ना भैया, हिस्ट्री कहते हैं। आगे, इतिहास का उद्देश्य अतीत की घटनाओं को तथ्य, अब देखो अतीत की घटनाओं को तथ्य और प्रमाणों के आधार पर समझना होता है ना। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आज से 10 साल पहले, तो आज से 10 साल पहले कोई एविडेंस होगा, आपके पास कोई फोटो होगा, तभी तो उस इतिहास को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है उस मतलब इतिहास के उद्देश्य जो होता है अतीत की घटनाओं के तथ्यों, ठीक है, डाटा और परिणामों, जो भी चीज़ें मिले होंगे एविडेंस वगैरह, उसको समझना होता है। क्या होता है? पुरानी चीज़ों को समझना होता है, जैसे अभिलेख हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो आगे, इतिहासकार अतीत की घटनाओं को समझने के लिए स्रोत सामग्री का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्रोत यानी कि सामग्री, कुछ भी सामग्री हो सकती है वो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, लेकिन स्रोत स्वयं अतीत को नहीं बताते, उन्हें व्याख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्रोत नहीं बताते अतीत को, मतलब जो स्रोत आपको मिलेगा ना वो खुद नहीं बताएगा, बल्कि उसे कोई पढ़ेगा और उसे समझेगा, फिर वो बताएगा कि इतिहास में ये घटना हुई थी। जैसे कि कुछ अभिलेख हैं, जो अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा चुके हैं, तो उसके बारे में हमें नहीं पता है। जो पढ़ लिया उसके बारे में हमें क्या है? पता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो देखिए, इसलिए इतिहासकार का कार्य केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि उन प्रमाणों को सत्यता की जांच करना भी होता है। मतलब वो लोग जो उन्हें मिला होता है, मान लो कोई एविडेंस उन्हें मिला है, तो उस एविडेंस से जुड़ी हुई जगहों पर वो जाते हैं और खोजबीन करते हैं, देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है, या फिर ऐसे किसने लिख के छोड़ दिया, है ना। तो उस चीज़ की जांच भी तो करनी पड़ेगी कि ये इतिहास है। जैसे कि लाल किला है ना। अब लाल किला बहुत पुराना है, तो ये जांच करेंगे किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया, इसका इतिहास क्या है, क्यों बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं आगे। अब देखो भैया, इतिहासकार की भूमिका, कई सारे इतिहासकार रहे जिसमें हम अभी पढ़ेंगे चार्ल्स मैसन, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, आपके जॉन मार्शल। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जरा ध्यान दो। देखो, इतिहासकार की भूमिका, इतिहासकार विभिन्न स्रोतों को पढ़कर, जांच कर और तुलना कर कर घटनाओं को समझता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, हम एक चीज़ नहीं देखते, हम दूसरी भी देखते हैं, तीसरी भी देखते हैं, फिर तीनों कंबाइन करके समझते हैं कि इसका इससे ये रिलेशन था, है ना। तो इसी तरीके से क्या करता है, उसे पढ़ता है, जांचता है और तुलना कर कर घटनाओं को समझता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। देखिए, वह परमाणु से नए तथ्य निकालता है और उनका सार्थक अर्थ प्रस्तुत करता है। जो भी सही लगता है, जो भी इसका अर्थ निकलेगा, वो चीज़ें बताएगा। ठीक है, इतिहासकार का काम। उदाहरण के लिए कुछ इतिहासकार, जैसे कि सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है, गांव में ऊंची दीवारें और मीनारें देखी, तो उसने बताया इसके बारे में। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करा, उसी स्थान से सील मोहरे एकत्रित किए। सील मोहरे क्या होता है? जो कि किसी चीज पर, जैसे कि आप पहले लेटर लिखते थे तो उस पर सील लगाते थे ना, मोहर लगा के ऐसे, तो वही सील मोहरे की बात चल रही है। वो बहुत सारी चीजों पे लगाया करते थे। अभी मोहरा वाला हम भी पढ़ेंगे 11th वाले में। ठीक है, तो उस चीज से, ठीक, तो सील मोहरे एकत्रित की। उसके बाद लेकिन लगभग 50 वर्ष बाद जॉन मार्शल, कौन? जॉन मार्शल ने उस स्थल को सिंधु घाटी की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में पहचाना। मतलब उसने क्या करा, हड़प्पा में खोज करी और उसने कई सारी खोज करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या रख दिया? सिंधु घाटी। ठीक है ना, तो ये सब खोज करता है। तो समझ में आ रहा है इतिहास कैसे चल रहा है। लोग खोजते हैं, तथ्यों को समझते हैं, तुलना करते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कि ये इतिहास यहाँ पर ऐसे रची गई थी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास समय के साथ साक्ष्यों की खोज और व्याख्या से विकसित होता रहता है। ठीक है, समय के साथ चीजों की खोज से ये क्या रहता है? इतिहास विकसित होता रहता है आपका। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए भैया, साक्ष्यों की तुलना का महत्व क्या होता है। ठीक है, जैसे कि भानभट्ट की रचना, जो भानभट्ट ने लिखी थी हर्ष चरित्र। ठीक है, आप समझते हैं इसको। देखो,
साक्ष्यों की तुलना का महत्व देखिए, इतिहासकार कई बार विभिन्न स्रोतों की तुलना करके सत्यता का निर्धारण करते हैं। मतलब जैसे कि एक ही जैसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग संस्करण में लिखी होती है, उन दोनों चीजों को पढ़ के तुलना करते हैं कि कौन सी बात कितनी सच है, ठीक है। तो ये भी करते हैं, जैसे कि भानभट्ट की रचना, भानभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षचरित्र में हर्षवर्धन की किसी पराजय का उल्लेख नहीं किया। मतलब इसने क्या करा, हर्षवर्धन की किसी पराजय की, मतलब कि उसकी हार की नहीं करी, बल्कि सिर्फ जीत जीत की और अच्छी बातें बताई। तो ये निष्पक्ष है एक तरीके, वो हारा भी होगा, उससे कुछ गलत काम भी होंगे, तो उसमें क्या पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। तो ऐसी, जबकि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में लिखा है कि उसने हर्ष को हराया था। क्या लिखा था, उसने हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन की किसी पराजय का नहीं लिखा। तो किसने, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में लिखा था कि उसने हर्ष को हराया। मतलब इसके शिलालेख में लिखा था कि इसने हर्ष को हराया, और इसमें हर्षवर्धन के हर्षचरित्र में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। तो ये क्या लिखा, हमें यहाँ से समझ पाते हैं कभी कभी शास्त्रों में क्या लिखा रहता है, निष्पक्ष चीजें नहीं लिखी रहती, ठीक है, विपक्ष के बारे में नहीं लिखा रहता, सिर्फ अपने अपने पक्ष के बारे में, अपने अपने फायदे, अच्छे बातें लिखी होती है, बुरी बातें नहीं लिखी होती, ठीक है। अब आगे, इससे इतिहासकार समझते हैं कि भानभट्ट ने अपने आश्रयदाता हर्ष की हार छिपाई थी। क्या छिपाई थी, हर्ष की हार छिपाई थी, ठीक है। और यह उदाहरण दिखाते हैं कि सभी स्रोतों की तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उस बात को सच मान बैठेंगे, है ना। तो अध्ययन करना क्या रहता है, जरूरी रहता है, ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आया। अब चलो आगे देखो, फिर क्या है, लिखित और मौखिक स्रोत का अंतर। एक तो होता है लिखित, और दूसरा होता है जो मुंह से बोला हुआ स्रोत होता है। तो देखो समझेंगे लिखित और मौखिक स्रोत में अंतर। देखिए, पहले के इतिहासकार केवल लिखित अभिलेखों, शिलालेखों और ग्रंथों को ही विश्वसनीय मानते थे, ठीक है ना। जो भी लिखित में है, ग्रंथ, अभिलेख, ठीक है ना, उन सबको मानते थे। जैसे कि ये आपका एक अभिलेख है, ठीक है, जो कि पत्थरों पर लिखा जाता था, उकेरा जाता था, ठीक है ना, तो ये अभिलेख होते थे। तो देखिए मैंने क्या बोला, पहले लोग किस पे मानते थे, लिखित, अभिलेख, शिलालेखों और ग्रंथों को ही क्या मानते थे, विश्वसनीय मानते थे, ठीक है, किस पे विश्वास करना है। उसके बाद देखिए मौखिक परंपराएं आई, जैसे कि लोकगीत, मिथक, कथाएं को विश्वसनीय नहीं समझा जाता था, क्योंकि उनकी सत्यता की जांच कठिन थी। क्योंकि भैया कोई भी गाना गा देता, मतलब कुछ गाया है, ठीक है, किसी ने कोई गाना गाया है, कोई कथा वचन सुनाया है, तो उसमें सत्यता ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, ठीक है। और समय के साथ उनमें परिवर्तन भी संभव था, ठीक है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार अब गैर पारंपरिक स्रोत, जैसे कि ओरल कल्चर, ट्रेडिशनल को भी स्वीकार करते हैं। ओरल कौन सा, यही मौखिक वाला, ठीक है, ओरल मतलब जो मुंह से बोलते हैं, मौखिक, ठीक है, इसको भी क्या करने लग गए, स्वीकार करने लग गए, ठीक है। उसके बाद अब इतिहासकार मानते हैं कि मौखिक परंपराएं भी समाज की संस्कृति, सोच और जीवन शैली को समझने में मदद करती है। मतलब कि पहले तो लोग किस पे विश्वास करते, जो लिखित होती थी, जैसे कि शिलालेख, अभिलेख, ग्रंथ, इस पे, ठीक है ना। और जो इतिहासकार थे, जो मौखिक रूप से जो क्या बोलते हैं, लोकगीत हो गया, चाहे मिथक हो, कथाएं हो गई, तो ये सब पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इतिहासकार है, वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है, महाभारत का उदाहरण ले लो, ठीक है। महाभारत कथा एक, ठीक है। देखो, महाभारत दो भाइयों यानी कि कौरव और पांडव की संतानों के बीच हुए संघर्ष की गाथा है। गाथा मतलब गाया गया गाथा है, ठीक है। और इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि यह युद्ध वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। एक आजकल तुमने देखा ये युद्ध, लोगों के मुंह से ही तो सुना है ना, कि महाभारत हुई थी, गाथा था, गर्भ था, फिर महाभारत को लोगों ने किताब में छाप दिया, यही तो। अब देखो, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध सचमुच हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि भैया यह युद्ध सचमुच हुआ था। होमवर्क ये लर्न कर लेना जितनी भी चीजें हैं, और ये सारा बना के आना, ठीक है। चलो अब देखो भाई आगे, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध सचमुच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जबकि कुछ अन्य बिना प्रमाणों के इसे स्वीकार नहीं करते, कि भैया पहले मुझे बताओ, दिखाओ, दृश्य दिखाओ वहाँ का कि यह युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। और कुछ तो इसे मानते हैं कि यह सचमुच में हुआ था, और कुछ इसे नहीं मानते, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, संभव है कि यह कथा सूतों यानी कथावाचकों द्वारा रची गई होगी, ठीक है ना। कथावाचक जो ही कथा को बोलते हैं उसे कहते हैं कथावाचक,
ने ही इसे रची होगी। बोलते हैं ऐसा कि क्या पता जिसने बोला उसी ने ये रची होगी, ठीक है ना। मतलब ऐसे मान लो कि हमने एक कहानी बना ली अपने मन में, है ना, उस कहानी को हमने आप किताब में लिख दिया और लोग उसे आप पढ़ते जा रहे हैं, सदियों से आते जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है, सच बन जाती है। जो चीज़ चलती रहती है वो सच बन जाती है। अब देखो, जो युद्धों में क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जाते थे और उनकी वीर गाथाएं सुनते थे, ठीक है ना। अब मतलब कि जैसे कि कुछ लोग हैं लड़ने गए युद्ध में, तो युद्ध में कुछ लोग चले गए, जो होते हैं ना ऑडियंस वगैरह, उसके रूप में चले जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उस चीज़ को क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, फिर सुनाते हैं। ये गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रशासित हुई और मानव स्मृति में संचित हो गई, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशनों को सुनाई गई। आपके माता पिता ने आपको सुनाया होगा, आपके माता पिता को उनके माता पिता ने बताया होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसे क्या चली गई है, मौखिक रूप से लोग सुनते गए और लोगों ने समझते चल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गई, ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है भैया, महाभारत का उदाहरण ही ले लिया है, ठीक है ना, जिससे लोग सच भी मानते हैं और कई लोग सच नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब इतिहास लेखन में परिवर्तन क्या आया है, अब जरा इसे समझेंगे। देखिए, इतिहास लेखन में परिवर्तन, जैसे कि पहले इतिहास लेखन में केवल राजाओं, युद्धों, विजयों और शासन का महत्व दिया जाता था। मतलब कि पहले के इतिहास में से केवल क्या था कि राजाओं के राजा को महत्व दिया जाता था लिखने में, कि राजा के बारे में लिखेंगे, राजा के युद्ध के बारे में लिखेंगे, उसके विजय के बारे में लिखेंगे, उसके शासन के बारे में लिखेंगे कि उसने कैसा शासन किया था। पहले ऐसे लोग महत्व देते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों पर पहले लोग लिखते थे इतिहास का, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब इतिहासकार समाज, सांस्कृतिक, है ना, समाज के बारे में भी लिखते हैं, संस्कृति के बारे में भी लिखते हैं, कैसी संस्कृति थी, ठीक है, फिर उनके जीवन शैली के बारे में भी लिखते हैं, ठीक है, धर्म, कला, लोक परंपराएं, महिलाएं, किसान आदि के जीवन को भी लोग शामिल कर देते हैं ग्रंथों में, ठीक है, और लिख देते हैं, ठीक है। और इस तरह इतिहासकार अब केवल राजाओं का इतिहास नहीं बल्कि समाज का इतिहास बन गया है, ठीक है। इतिहासकार अब समाज के बारे में लोग लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब राजा महाराजाओं को तो खेल खत्म हो गया, उनको युद्ध, अब समाज के अंदर जो चीजें चलती है वही इतिहास बनता चला जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते, कुछ निष्कर्ष निकला है। तो देखो, इतिहास की पूर्ण रचना में विभिन्न स्रोत जैसे कि लिखित, मौखिक और क्या है, पुरातात्विक, सांस्कृतिक का संयोजन आवश्यक है ना। ये सारी चीजें होती है ना भैया, लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, पुरातात्विक मतलब कि पुरानी चीजें, ठीक है, बहुत पुरानी, और सांस्कृतिक हो, तो इन सब चीज़ों को इतिहासकार पढ़ते हैं, ठीक है। इस सब चीज़ के लिए बहुत जरूरी है। इतिहासकार को हर स्रोत की जांच, तुलना और व्याख्या करनी होती है, सब काम है इसके। इस प्रक्रिया से हम भारत के अतीत को सार्थक और प्रामाणिक रूप से समझ सकते हैं ना। आपके भारत के बारे में कोई बोल दे कि भैया भारत सन 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप कहोगे दिखाओ कहाँ है तथ्य, हमने तो यही पढ़ा है अपनी किताब के अंदर, है ना। तो आप कहोगे नहीं भैया देख यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने तुलना कर ली, तू गलत है, ठीक है। तो ऐसे हम पूरी इतिहास को जांच करके समझ सकते हैं, ठीक है, तथ्यों के साथ। अब आ गया धार्मिक साहित्य, क्या हो गया, अब धार्मिक साहित्य के बारे में तो हर धर्म के अलग अलग धार्मिक साहित्य हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम एक धार्मिक साहित्य का परिचय की बात करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है वेद, ठीक है ना। देखो, भारत का सबसे प्राचीन साहित्य धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है। इस रचना को वेद कहते हैं, क्या कहते हैं, वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थावेद, इन सब में अपने अपनी चीज़ें लिखी गई हैं, हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पुरानी रचना में से एक क्या है, वेद है, क्या है, वेद, ठीक है। प्राचीन साहित्य धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है, जो कि इन रचनाओं को वेद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेद। अब देखिए, वेदों की रचना का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब तुम्हें ईसा पूर्व पता है ना क्या होता है, मैंने बहुत बार समझा भी रखा है कि भैया यहाँ पे 0 है, ये सब क्या चल रही है, ईसवी, जहाँ पे हम जी रहे हैं क्या है, आपकी ईसवी चल रही है सारी, और ये क्या चल रही है, आपकी ईसा पूर्व चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व है ना, यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, और यहाँ कहीं पे आपका ये 1500 ईसा पूर्व यहाँ पर जाके कहीं पे लिखा होगा। और हम अभी कहाँ पर है, 2025 हम यहाँ पर अभी है ना, अभी हम यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे पहले 500, पहले उल्टा चलता है, क्या चलता है ये, उल्टा, हम यहाँ से गिनते उल्टा से, 1500, 1000, 500, फिर इधर से 500, 1000, 2000, और अभी कहाँ पे है, 2025 पर। हाँ, ये माइनस में चलती है, प्लस में चलती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं। अब देखो, तो वेद की रचना कब से कब हुई थी, ये डेट इंपॉर्टेंट है भैया, ये अब एमसीक्यू में पूछे जाने वाली चीज़ है। क्या है, वेद की रचना का समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मतलब ये इधर ही रह गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये हुआ था, ठीक है। अब वेद प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यता और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। क्या है,
अब जो वेद है वो क्या है, भारतीय संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है आपका वेद। ठीक है, अब चलता हूँ आगे। अब देखो चारों को समझ लेते हैं। चार हमने पढ़े थे ना भैया, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, अर्थावेद, ठीक है, सामवेद, ठीक है। अब तीनों को, चारों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, चार वेद और उनका स्वरूप देखो। पहला ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें मुख्यतः प्रथाएं और स्रोत, यानी कि हिमंस कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, इनके प्रथाओं और स्रोत को कहते हैं हिमंस। क्या कहते हैं, हिमंस है। यह देवताओं की स्तुति पर आधारित है। किस पे, ये देवताओं के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर। दूसरा है सामवेद, इसमें गान यानी संगीत के रूप में मंत्र है। क्या है, संगीत के रूप में मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र इत्यादि सब इसके अंदर है, सामवेद के अंदर। ये यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में गाया जाता था। ठीक है, तो सामवेद के अंदर क्या है, गाना है मेनली। ठीक है, मंत्र वगैरह इसके अंदर है। फिर क्या है आपका यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के विधि विधान और मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, और यह कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ वगैरह करना, ठीक है, बलि प्रथा वगैरह सब इसी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अर्थावेद, इसमें मंत्र, जादू टोना, घरेलू उपचार, पुराण कथाएं शामिल है। यह जन सामान्य के जीवन को भी दर्शाता है। ठीक है ना, तो हमारे कितने वेद हैं टोटल, चार वेद। कितने वेद हैं, पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है, यजुर्वेद। चौथा वेद कौन सा है, अर्थावेद। तो हमारे ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है भैया, ये इसमें इससे प्रथाएं और स्रोत होते हैं, इसे कहते हैं हिमंस। ठीक है, जो कि देवी देवताओं की स्तुति है। ठीक है, देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ है। फिर सामवेद, इसके अंदर संगीत के रूप में मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के समय बजाय चलाए जाते हैं। फिर यजुर्वेद, जिसके अंदर क्या लिखा है, इसमें यज्ञों के विधि विधान और मंत्र दिए गए हैं, और यह कर्मकांड से भी समझ है, बलि प्रथा और भी बाकी सारी जो प्रथाएं होंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, और अर्थवेद, जिसके अंदर क्या, जादू टोना, घरेलू उपचार और पुराण कथाएं शामिल है। ठीक है, हमारे वेद चार हैं, और ये चारों आपने देख लिया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है ऊपर ऊपर से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए भैया, उपनिषद, ठीक है, वैदिक फिलोसफी। उपनिषद क्या होता है, देखिए भैया, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अंतिम भाग है। वेदों क्या है, ये अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध में गहन दार्शनिक विवेचन मिलता है। किसके बारे में होता है इसके अंदर, आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में इसमें लिखा होता है, मतलब कि योग वगैरह से रिलेटेड होती है चीज़ें। ठीक है, फिर उपनिषदों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि उस समय के लोग जीवन, आत्मा और क्या ये ब्रह्म, मोक्ष आदि के बारे में कैसे सोचते थे। ठीक है, उपनिषद में, ठीक है, कि भैया जीवन, लोगों का जीवन कैसा होता था, आत्मा कैसी, ब्राह्मण, मोक्ष इत्यादि के बारे में लिखा होता था। ठीक है, फिर है धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है, जो कि धर्म से हटकर है। क्या है, जो कि धार्मिक नहीं होते। ठीक है ना, ऐसे साहित्य जो कि धार्मिक नहीं होते। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए धार्मिक ग्रंथों के अलावा कुछ ग्रंथ, धर्मोत्तर मतलब नॉन रिलीजियस, कि कोई धार्मिक ग्रंथ ना होना, नॉन रिलीजियस धर्मोत्तर भी है, जिनसे इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। ठीक है, इसमें राजाओं की जीवनियाँ या चरित्र होती है, इसे कहते हैं बायोग्राफीज, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसकी रचना दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाता शासकों की प्रशंसा के लिए लिखी थी। जैसे कि बहुत सारे, जैसे अभी देखा आपने हर्ष चरित्र लिखी थी। ठीक है, किसने, भानभट्ट ने लिखी थी। ठीक है ना, वैसे ही बहुत सारे, जैसे इवन जैसे कि कौन था, एक मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, तो उसमें भी किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी थी वहाँ पे रहते हुए। ठीक है ना, और चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी लिखी गई थी। तो ऐसे कई सारे बुक हैं जो कि धार्मिक ना होकर ऐसे होते हैं, नॉन रिलीजियस होते हैं, जिसमें भी जो भी हमें इतिहास के मुख्य स्रोत होते, हाँ, राजा वगैरह के बारे में। अब देखिए, इसलिए इनमें अतिशयोक्ति यानी अधिक पाई जाती है। यानी क्या मतलब, इसमें गलतियाँ और पक्ष विपक्ष भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अतः इतिहासकार को इन्हें सावधानी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई कई गलतियाँ भी होती है। कई कई बार एक ही पक्ष के बारे में लिखा होता है इन ग्रंथों में, जो भी बायोग्राफीज वगैरह होती है। ठीक है, तो ये बिना धर्म वाले, मतलब सेकुलर लिटरेचर है, जो कि बिना कोई रिलीजन, मतलब कि जो कि धर्म वाले नहीं होते। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, दक्षिण भारत का साहित्य संगम साहित्य। ठीक है, संगम साहित्य बोलते हैं। ठीक है ना, संगम साहित्य के बारे में देखो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन साहित्य संगम साहित्य कौन सा है। अगर आप अभी फिर पूछ ले दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, तो क्या बोलोगे, संगम साहित्य। ठीक है, इसकी रचना तमिल भाषा में हुई। कौन सी भाषा में हुई,
तमिल। यह साहित्य धर्मोत्तर है, मतलब ये कोई धार्मिक साहित्य नहीं है, ठीक है ना। ये जो साहित्य है वो धार्मिक साहित्य नहीं है, ठीक है, श्रेणी में आता है। रचना काल कब से कब बना, ये 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक बना, मतलब कि समझ रहे हो ना, यहाँ से 300 से लेकर यहाँ पर 300, ठीक है ना। ईस्वी हो गई है आपकी, ठीक है ना, ये ईस्वी हो गई और ये आपका हो गया ईसा पूर्व, समझ में आया ना। मतलब ये करीबन करीबन 600 वर्ष है ना तक रहा इसका काल, ठीक है। यह कवियों द्वारा उन सम्मेलनों संगमों में रचा गया जहां राजा और सामंत कवियों को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है ना। मतलब ये उस जगह पर रचा गया संगमों में, मतलब जहाँ पे लोग मिलने आते थे, ठीक है, वहाँ पे जो काम होते थे जिस तरीके के, वो सब के बारे में, जैसे बोलते हैं संगम साहित्य। संगम मतलब क्या होता है, मिलन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने योग्य है। सबसे प्राचीन साहित्य है दक्षिण भारत का, ठीक है, तमिल भाषा में लिखी गई थी। ये बिना कोई धार्मिक, इसे धार्मिक मतलब बिना धार्मिक वाले श्रेणी में रखते हैं इसे, जो कि धार्मिक साहित्य नहीं है, ठीक है। इसकी रचना काल 300 से ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है, ठीक है। और यह कवियों द्वारा उन सम्मेलनों संगम में रचा गया जहाँ राजा और सामंत कवियों को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अब देखिए संगम साहित्य की विशेषता, ठीक है। अब संगम साहित्य की विशेषता देख लेते हैं जरा ध्यान से। देखिए इसमें नायकों और राजाओं की परिस्थिति में कविताएं यानी छोटी और लंबी लिखी गई, ठीक है ना। किसके द्वारा, परिस्थिति मतलब कि उन्हें खुश करने के लिए कविता वगैरह लिखा है राजाओं को, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। और इन्हें शायद राज दरबारों में सुनने के लिए रचा गया था, कि राज दरबार में राजा के बारे में जो लोगों को बोला जाता था, ठीक है ना, वो चीज़। फिर इस साहित्य में हमें उस समय के राजनीतिक जीवन, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है, ठीक है। प्रमुख कृतियाँ इसमें से 2 हैं, इसमें बताएं शिल्प दी कारम, ठीक है, और मनी मेक लाई, जो कि दोनों क्या है, एक महाकाव्य है, बहुत बड़े महाकाव्य से गाया जाता है महाकाव्य को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसकी विशेषताएं जो कि राजनीतिक जीवन, आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, वहाँ के समाज संरचना के बारे में बताता है, ठीक है ना। संगम साहित्य जो कि दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन साहित्य है संगम साहित्य, जो कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक बनी, ठीक है, रही इसका काल, ठीक है ना। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई, तमिल भाषा में लिखी गई। चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब संगम साहित्य के ऐतिहासिक महत्व, तो देखिए ऐतिहासिक महत्व क्या है। यह साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है ना। वहाँ के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी दक्षिण भारत के बारे में संगम साहित्य को पढ़कर। इसमें वर्णित घटनाओं और जीवन शैली की पुष्टि पुरातात्विक खोजों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें वर्णित घटनाओं और जीवन शैली की पुष्टि पुरातात्विक खोजों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें प्राचीन दक्षिण भारत के समाज और अर्थव्यवस्था और राजनीति की झलक मिलती है। मतलब हमें दक्षिण भारत के क्या समाज के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में और वहाँ की राजनीति के बारे में इसमें झलक मिलती है, ठीक है। और ये कैसे बनी है भैया, इसमें वर्णित घटनाओं और जीवन शैली की पुष्टि यानी कि पुरातात्विक खोजों और विदेशी यात्रियों के विवरण से होती है, ठीक है। इसके सारी चीज़ें मिली हुई है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, निष्कर्ष देखिए भैया, निष्कर्ष देखो, धार्मिक और धर्मोत्तर दोनों प्रकार का साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में अत्यंत सहायक है। अब आप समझ गए हो धार्मिक और धर्मोत्तर भी समझ गए होगे। धार्मिक वाला जो धर्म से रिलेटेड हो, धर्मोत्तर जो धर्म से रिलेटेड ना हो, ठीक है। वेद और उपनिषदों से हमें धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। वहीं हर्षचरित्र और संगम साहित्य जैसे धर्मोत्तर ग्रंथ हमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। अब आप दोनों समझ गए कि धार्मिक साहित्य क्या होता है, धर्मोत्तर साहित्य क्या होता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये खत्म हुआ। अब इसके कुछ प्रश्न, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए 4 वेदों के नाम बताइए, हमें चारों वेदों के नाम पता है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थावेद, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ लिया, अगर ये आपसे पूछेगा तो आप बता दो कि इसमें क्या क्या होती हैं ये चीज़ें भी, ठीक है। चलिए उसके बाद सांस्कृतिक व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, बताएंगे कौन सा है भैया। सांस्कृतिक व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है, देखिए संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम और प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्याय, ठीक है, 8वां अध्याय, जिसकी रचना किसने करी थी, पाणिनि ने करी थी। किसने करी थी, पाणिनि ने करी थी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। अष्टाध्याय जो कि क्या है आपका संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ, ठीक है ना,
किसने लिखी थी? आपकी अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि ने लिखी थी। ठीक, अब आगे जातक का क्या मतलब है? ठीक है, देखो भाई, जातक से क्या तात्पर्य? देखिए, जातक बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। ठीक है, इसमें उस समय के समाज, धर्म और जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, तो जातक क्या है भैया? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध साहित्य से, और इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, और इसमें उस समय के समाज, धर्म और जीवन की झलक भी दिखती है, जातक। ठीक है, यहाँ पे सब। फिर उसके बाद है आपका दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो भैया हमें पता है क्या थी? तमिल थी। अब हमें ये भी पता है कि कब से कब बना था और ये कौन सी श्रेणी में आता है और इसकी भाषा ये थी। ठीक है, तीनों हो गई। अब उपनिषद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भैया, उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, और इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध में दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं, और ये ग्रंथ प्राचीन भारत के दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक जीवन को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये आपका आज जो हुआ ये पार्ट 1 था। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर इसे शेयर करना और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।